नमस्ते बच्चों। आज हम सामान्य विज्ञान का 7वीं कक्षा का पहला पाठ देखने वाले हैं। उस पाठ का नाम है सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण। सजीव सृष्टि का मतलब आपको पता ही है। पिछले कक्षाओं में हमने सजीव सृष्टि के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली है। सजीवों में विभिन्न विविधता किन किन वैज्ञानिक आधारों पर दिखाई देती है, इस सवाल का आपको जवाब देना है। पिछले साल हमने सजीवों के लक्षण और सजीवों की विविधताओं के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। कुछ वनस्पतियों के रंग बिरंगे फूल होते हैं। कुछ वनस्पतियाँ पानी में पाई जाती है तो कुछ वनस्पतियाँ पानी के अभाव वाले मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। आपको मरुस्थलीय प्रदेश मालूम ही होगा, जैसे रेगिस्तान, उसे राजस्थान में रेगिस्तान है, वो मरुस्थलीय प्रदेश है। कुछ वनस्पतियाँ सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखाई नहीं देती तो कुछ विशालकाय होती है। ये वनस्पतियों के अलग अलग आकार के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। कुछ वनस्पतियाँ बर्फीले प्रदेशों में पाई जाती है। वनस्पतियों की भांति प्राणियों में विविधता होती है। कुछ एक कोशीय होते हैं। एक कोशीय यानी उसमें एक ही पेशी होती है, एक कोशिका होती है, उन्हें एक कोशीय कहते हैं। जैसे अमीबा, पिछले साल हमने देखा था, अमीबा जो है वो एक कोशीय होता है। तथा कुछ बहुकोशीय होते हैं। बहुकोशीय यानी उनमें ज़्यादा कोशिकाएं होती है। जैसे हम इंसानों में बहुत कोशिकाएं होती है और जो भी प्राणी हमें दिखते हैं उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। कुछ पृष्ठवंशीय होते हैं तो कुछ अपृष्ठवंशीय होते हैं। पृष्ठवंशीय जाने जिनको पीछे पृष्ठ यानी वो जो मन के हम कहते हैं उनको, वो होते हैं। अपृष्ठवंशीय जैसे सांप या फिर वो ऐसे जो कृमि होते हैं वो अपृष्ठवंशीय होते हैं। उसी प्रकार जलचर, पानी में रहने वाले, थलचर, उभयचर, नभचर, सरीसृप, ऐसे अनेक प्रकार के प्राणियों से हमारा विश्व भरा हुआ है। यह देखकर क्या हमारे मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सजीवों में इतनी विविधता किन कारणों से आई होगी? ये तो आप बता ही पाओगे। कश्मीर और राजस्थान, इन प्रदेशों में पाए जाने वाले प्राणी और वनस्पतियाँ क्या एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कि एक ही प्रकार के नहीं होते। उनमें तुम कौन कौन सा अंतर बता सकते हो? तो बहुत जो वनस्पतियाँ और प्राणी उनमें अलग अलग प्रकार के बदलाव हमें दिखाई देते हैं, अंतर दिखाई देता है। कश्मीर जैसे बर्फीले प्रदेश में देवदार, चीड़ जैसे सूचिपर्णी वृक्ष बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में बबूल, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ बड़ी संख्या में होती है। इसी प्रकार मरुस्थल में रहने वाला ऊंट कश्मीर में नहीं पाया जाता है, ऐसा क्यों? तो ये बहुत सारे जो सवाल इनसे जुड़े हुए हैं, उन सवालों के जवाब हमें आगे पता चलने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं कि अनुकूलन, एडेप्टेशन, अनुकूलन क्या होता है। अभी प्रत्येक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहता है उससे समन्वय स्थापित करने के लिए उसके शरीर के अंगों में और जीवन यापन की पद्धति में समयानुसार घटित होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं। ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है जो हमें समझना है। देखो, प्रत्येक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहता है उससे समन्वय स्थापित करने के लिए उसके शरीर के अंगों में और जीवन यापन की पद्धति में समयानुसार घटित होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं। वनस्पतियों का अनुकूलन, यहाँ पे एक तालिका दी गई हुई है। ये तालिका
आपको पूरी करनी है। अभी हम आगे जाएंगे। जलीय अनुकूलन का, वनस्पतियों का अनुकूलन यहाँ पे दिया है। तुम्हारे परिसर में नदी, नाले, तालाब, झील जैसे जल स्रोतों को देखो। स्थलीय तथा जलीय वनस्पति में क्या अंतर दिखाई देता है। अभी हम पानी में जो वनस्पतियाँ होती है वो तो देखते ही है, और ज़मीन पे रहने वाली वनस्पतियाँ देखते हैं, उन पे क्या अंतर है आपको वो देखना है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं जलीय वनस्पति दिखाई दे रही है और स्थलीय भी दिखाई दे रही है। अभी जलीय वनस्पति आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। चलो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जलाशय में पाई जाने वाली वनस्पतियों में से कुछ वनस्पतियों की जड़ें जलाशय के तल की मिट्टी को दृढ़ता से पकड़े रहती है। देखो यहाँ पे कमल की जो कमल वनस्पति है, कमल का फूल होता है, वो जड़ों को पकड़े हुए मिट्टी में। अधिकतम जलीय वनस्पतियों में कुछ वनस्पति जड़ें जलाशय के तल की मिट्टी को दृढ़ता से पकड़े रहती है। उनके तने पानी में डूबे हुए तथा पत्तियां, फूल पानी पर तैरते रहते हैं। पाया जाता है कि कुछ वनस्पतियां जड़ों सहित पानी पर तैरती है। देखो इस चित्र में कुछ दिखाई दे रहे, इनकी जड़ों सहित वो पानी में तैर रही है। जलाशय के तल देखने पर वहाँ भी कुछ वनस्पतियाँ दिखाई देती है। ये देखो तल में भी कुछ वनस्पतियाँ होती है, पूरी तरह वो पानी में रहती है। कमल, जलकुंभी जैसी वनस्पतियों के डंठल कोमल, खोखले और लचीले होते हैं। देखो कमल, जलकुंभी जैसी जो वनस्पतियाँ होती है उनके डंठल कैसे रहते हैं, कोमल, खोखले और लचीले होते हैं। देखो यहाँ पे कमल का डंठल दिखाई दिया है चित्र में, ये खोखला है, यहाँ पे छेद दिख रहे हैं हमें, तो ये कोमल होते हैं, हल्के होते हैं और लचीले भी होते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि वो पानी के बहाव में तैर सके, सुरक्षित रह सके, इसलिए उनका ये अनुकूलन हुआ है, उसमें बदलाव हुआ है। अधिकतम जलीय वनस्पतियों की पत्तियां और तनों जैसे अंगों पर मोम युक्त पदार्थ होते हैं। आपने देखा होगा कि कमल का जो पत्ता रहता है उस पर अगर पानी की बूंद गिरती है तो वो उस पर ठहरती नहीं, वो वहाँ से निकल जाती है, और वो पत्ता जो होता है वो गीला भी नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर मोम युक्त पदार्थ का एक परत होती है। कुछ वनस्पतियों की पत्तियाँ सक्रिय रिबन जैसी पतली होती है। इस कारण ये पत्तियाँ पानी का तेज प्रवाह सहन कर सकती है। तने और डंठल में उपस्थित हवा का अवकाश वनस्पतियों को पानी पर तैरने के लिए उपयोगी होता है। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए। अरबी कमल की पत्तियों के पृष्ठभाग से पानी क्यों फिसलता है। अभी हमने देखा है कि इन पत्तियों पे मोम जैसा पदार्थ होता है, इसलिए वो फिसलती है। इन वनस्पतियों की पत्तियाँ पानी के कारण सड़ती क्यों नहीं, इसका भी वही कारण है कि उस पर मोम जैसी परत होने के कारण वो पत्ता गीला नहीं होता और वो सड़ता भी नहीं। इन वनस्पतियों की जड़ें आकार में छोटी और तंतुमय क्यों होती है, क्योंकि वो पानी पे तैर सके, पानी का प्रवाह जो वो सहन कर सके, इसलिए वो वैसे होती है। मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियों का अनुकूलन। अभी मरुस्थलीय जो प्रदेश होता है वहाँ पे किस तरह की वनस्पतियों का अनुकूलन होता है, ये हम देखेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियों का अनुकूलन देखेंगे। एक नागफनी का और एक पत्तेदार वनस्पति का गमला लो। यहाँ पे एक कृति दी गई है, वो देखो। दोनों गमलों की वनस्पतियों की पत्तियों के चारों ओर प्लास्टिक की थैली फुलाकर बांधो और गमले सुबह से धूप में रखो। उन गमलों को दोपहर में कक्षा में लाकर निरीक्षण करो। क्या दोनों थैलियों में पानी की मात्रा समान दिखाई देती है। तो अगर ये कृति आपको घर पे अगर कर सकते हो तो आपको ये करके देखना है, तो आपको यह पता चलेगा कि दोनों में पानी की मात्रा समान नहीं रहेगी। रेगिस्तान की वनस्पतियों में पत्तियां नहीं होती, या वे सुई की तरह छोटी या कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इस रचना के कारण उनके शरीर द्वारा बहुत कम पानी बाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। अब यहाँ पे नागफनी की जो वनस्पति दिखाई दे रही है उस पर आपको छोटे छोटे कांटे दिखाई दे रही है यहाँ पे भी, और उनके तने जो है वो मोटे है। वो मोटे होने का यही कारण है।
पत्तियों के अभाव के कारण तनों में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए वो हरे होते हैं। अभी हम अगर वनस्पति देखते हैं, पेड़ देखते हैं, तो उस पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते क्या करते हैं, उस वनस्पति के लिए भोजन का संग्रह करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया उन पत्तों में होती है, लेकिन रेगिस्तान में जो वनस्पति रहती है उनमें पत्ते ही नहीं रहते, इसलिए वो वनस्पति उनके जड़ों में उनके तनों में उसका प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और इसलिए वो हरी होती है, उसमें हरित द्रव्य होता है। वो सूर्य प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते हैं और वो जड़ें वो तने जो रहते हैं वो मोटे हो जाते हैं। इन वनस्पतियों की जड़ें पानी खोजने के लिए ज़मीन में गहराई तक जाती है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इसलिए उनकी जो जड़ें रहते हैं वो पानी खोजने के लिए गहराई तक जाती है, तो कुछ ज़मीन में दूर तक फैलती है। इन वनस्पतियों के तनों पर भी मोमयुक्त पदार्थों की मोटी परत होती है। जैसे हमने देखा कि कमल का जो कमल वनस्पति है, तो उसमें भी उसके पत्तों पर मोमयुक्त परत होती है। उसी तरह इसमें भी मोमयुक्त पदार्थों की मोटी परत होती है। इस तरह हमने इस पार्ट का ये भाग 1 है। इसके बाद हम आगे का जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।